तो कैसे हैं फैक्ट टेक्निकल। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसी चीज़ को क्यों और कैसे देख पाते हैं तो आप कहेंगे क्योंकि मेरे पास आंखें हैं जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं। हाँ, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन आंखें भी उन्हीं चीज़ों और ऑब्जेक्ट को देख पाती है जो या तो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं या एमिट। और दुनिया की हर चीज़ लाइट को एमिट और एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि सब चीज़ें एटम से बनी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा होता है ना? या फिर नहीं? क्योंकि हमारा यूनिवर्स बहुत विशाल है और ये कहाँ शुरू हो कि कहाँ ख़त्म होता है इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, और सोचेंगे भी कैसे, क्योंकि हमारा यूनिवर्स हर पल एक्सपेंड जो हो रहा है और इसमें अभी इतने राज छुपे हैं जिसके बारे में हम शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। हमारे यूनिवर्स में हमारा सोलर सिस्टम, स्टार्स, मीटियोर्स, मिल्की वे, ये सब आते हैं और ये सब एटम से बने हैं जिसकी वजह से हम उन्हें देख सकते हैं। और ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि ये पूरा ब्रह्मांड एटम से बना है, जिसको सब रिसर्चर, साइंटिस्ट मानते भी हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि केवल पूरी यूनिवर्स का 5% हिस्सा ही एटम से बना है और बाकी का 95% बना है डार्क मैटर से, जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, और यहाँ तक कि हम उसे महसूस भी नहीं कर सकते हैं। और ये एक ऐसी खोज थी जिसने फिजिक्स, आइंस्टाइन और न्यूटन के लॉ को हिला के रख दिया। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को इसके बारे में पता लगा। ये बात है ईयर 1933 की, जब फ्रेड ज़्विकी नाम के एक साइंटिस्ट यूनिवर्स की गैलेक्सीज पर रिसर्च कर रहे थे और रिसर्च के दौरान उनकी नज़र एक कोमा क्लस्टर पर गई। कोमा क्लस्टर यानी ब्रह्मांड की बहुत सारी गैलेक्सीज का एक ग्रुप या समूह, जहाँ पर वो सारी गैलेक्सीज एक बिंदु के चक्कर लगाती है, और ये बिल्कुल नॉर्मल भी है और आए दिन ऐसा गैलेक्सीज में होता भी रहता है। लेकिन अचानक से उनकी नज़र कुछ दूर की गैलेक्सीज पर गई जो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज़्यादा स्पीड से घूम रही थी। अब आप सोचेंगे इसमें अजीब क्या है, तो दोस्तों लेट मी एक्सप्लेन दिस। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में सब सन का चक्कर लगाते हैं क्योंकि सन की एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और अर्थ की अपनी, और ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स जब टकराती है तो उसकी वजह से अर्थ रोटेट करता है, और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने के कारण अर्थ अपने एक्सेस पर ही घूमता है और बाकी के 9 प्लैनेट्स भी। लेकिन सबका रोटेशन टाइम अलग है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड देयर डिस्टेंस। जो जितना पास होता है वो उतनी ही स्पीड में रोटेट करता है और जो दूर होता है वो धीरे। जैसे अर्थ का रोटेशन कंप्लीट होता है 24 आवर्स में और जुपिटर का रोटेशन कंप्लीट होता है 9 आवर 56 मिनट्स में। लेकिन अगर कोई अपने एक्सेस से बाहर चला जाए तो वो रोटेट करना बंद कर देगा, क्योंकि फिर उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स सन की ग्रेविटेशनल फोर्स से टकरा नहीं पाएगी, क्योंकि सन की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और यही फोर्स है जो सभी प्लैनेट को अपने एक्सेस पर रखती है, लाइक अ बेल्ट। और कोमा क्लस्टर में भी यही होता है। गैलेक्सीज तब तक उस बिंदु के चक्कर लगा सकती है जब तक उस बिंदु और गैलेक्सीज की फोर्स टकराती रहे। लेकिन रिसर्चर ज़्विकी ने देखा कि बहुत दूर की गैलेक्सीज भी उस बिंदु के चक्कर लगा रही है, वो भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज़्यादा स्पीड में, बिना अपने एक्सेस से अलग हुए, जबकि वो गैलेक्सीज उस बिंदु की फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत दूर थी। तो ज़्विकी के लिए ये बहुत हैरानी की बात थी कि आखिर वो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से ये गैलेक्सीज इतनी तेज और अपने एक्सेस पर घूम रही है। फ्रेड ज़्विकी ने और रिसर्च की और पाया कि कोई एक ऐसा अदृश्य पदार्थ है जो इन प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स से टकरा रहा है, जिसकी वजह से ये अपने एक्सेस पर घूम रहे हैं। और ये भी सामने आया कि ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो खाली पूरे यूनिवर्स का 5% हिस्सा ही है जो नॉर्मल एटम से बना है, और बाकी का 95% अदृश्य ब्रह्मांड या फिर हम कहें इनविजिबल यूनिवर्स किसी डार्क मैटर से बना है। और अब ये इतनी बड़ी डिस्कवरी थी कि फ्रेड ज़्विकी ने सोचा कि क्यों ना इसे पब्लिश किया जाए और बाकी साइंटिस्ट और पब्लिक तक पहुंचाया जाए, और उन्होंने इस पर रिसर्च पेपर रेडी किया और वो पब्लिश भी हो गए। लेकिन उन्हें ना ही पब्लिक से कुछ खास रिस्पॉन्स मिला और ना ही बाकी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स से, क्योंकि वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पूरे कॉस्मॉस का केवल 5% हिस्सा है और बाकी का 95% किसी डार्क मैटर से बना है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। क्योंकि महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन के हिसाब से
इस दुनिया की हर एक चीज़ एटम से बनी है, यानी ये सारा यूनिवर्स एटम से बना हुआ है। इस चीज़ को नकारना बहुत बड़ी बात होती, और ना ही ज़्विकी के पास इतने ज़्यादा एविडेंस थे कि वो इस बात को प्रूव कर पाए। इसलिए बाकी रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने सोचा कि हो सकता है ज़्विकी से ही कोई भूल हुई होगी, और इस रिसर्च पर फिर कभी किसी ने बात नहीं की। लेकिन ज़्विकी इस चीज़ से बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें अपनी रिसर्च और कैलकुलेशन पर पूरा भरोसा था। और देखते ही देखते पूरे 27 साल गुजर गए। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। और साल 1960 में ये कहावत बिल्कुल सही साबित हुई, क्योंकि इस साल में एक महिला रिसर्चर वायरा रूबिन हमारी पास की गैलेक्सी द एंड्रोमेडा पर रिसर्च कर रही थी। लेकिन जैसा रिजल्ट उन्होंने सोचा था, सब कुछ उसके उल्टा हो रहा था। पहले तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है उनसे ही कुछ कैलकुलेशन में भूल हुई होगी, और इसीलिए उन्होंने अपनी रिसर्च वापस बिल्कुल शुरू से शुरू की। लेकिन इस बार भी रिजल्ट बिल्कुल सेम था। और रूबिन की रिसर्च में भी उन्होंने देखा कि कुछ प्लैनेट्स और स्टार्स बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं, वो भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज़्यादा स्पीड में। अब तो एक ही बात सामने आती है, या तो न्यूटन के लॉज को अब बदलने की ज़रूरत थी, या फिर फ्रेड ज़्विकी की डार्क मैटर वाली बात सही थी। जिसके बाद रूबिन ने फ्रेड ज़्विकी की बात को सच मान लिया और फ्रेड की रिपोर्ट को वापस से पब्लिश किया। लेकिन फिर से बाकी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन रूबिन ने जब इस बात पर जोर दिया तो रिसर्चर्स ने द एंड्रोमेडा को खुद ऑब्जर्व किया, तो उन्हें भी वही रिजल्ट मिला, जिसके बाद डार्क मैटर की एग्जिस्टेंस को ऑफिशियली मान लिया गया। लेकिन अब सबके सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि ये डार्क मैटर आखिर किस चीज़ का बना है। और जैसे एटम से कई प्लैनेट, स्टार, मीटियोर्स बने हैं, क्या वैसे ही इस डार्क मैटर से भी कुछ बना होगा? क्योंकि ये एटम्स के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं करते, लेकिन ये अपने जैसे डार्क एटम्स के साथ तो रिएक्शन करते ही होंगे। और ये डार्क मैटर हर पल हमारे आसपास मौजूद रहते हैं और आर पार भी हो जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता। अब सोचिए ऐसी चीज़ का पता लगाना कितना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल की है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से अगर कोई मास वाले ऑब्जेक्ट के पास से लाइट गुजरती है तो वो स्पेस टाइम में कर्व बनाती है। तो अगर डार्क मैटर के पास से भी लाइट गुजरेगी तो वो भी कर्व बनाएगी। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रिसर्चर्स ने डार्क मैटर को खोजने के लिए एक मैप ड्रॉ किया और अंदाज़ा लगाया कि ये डार्क मैटर स्पेस में कहाँ कहाँ हो सकते हैं। और साथ ही साथ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने इस डार्क मैटर को डिटेक्ट करने के लिए साल 2011 में एक बहुत विशाल पार्टिकल डिटेक्टर भी इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च सेंटर पर लगाया, जिसका नाम इन्होंने अल्फ़ा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर रखा। इस अल्फ़ा मैग्नेटिक स्पेक्टर ने कई लाखों रेस को डिटेक्ट किया, लेकिन उनसे भी डार्क मैटर के बारे में कुछ खास पता नहीं लगा। लेकिन अब रिसर्चर्स का ये कहना है कि अगर हम डार्क मैटर की एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं लगा पा रहे हैं या फिर उसके बारे में नहीं जान पा रहे हैं, तो क्यों ना हम खुद ही डार्क मैटर बना लें। हाँ, आपने सही सुना, और इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है जिसका नाम लार्ज अंडरग्राउंड ज़ेनॉन है। और इस अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट में एक लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के अंदर दो एटम्स को एक दूसरे से बहुत तेज़ी से टकराया जाएगा, जिससे शायद डार्क मैटर बन जाए। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉपर टाइमिंग और प्रॉपर स्पीड होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर कुछ हल्का सा भी ऊपर नीचे हुआ तो रिज़ल्ट कुछ और ही होगा। और इसी की वजह से अभी तक हमें इसमें कोई सक्सेस नहीं मिली है, और डार्क मैटर अभी भी हमारे लिए बस एक राज बना हुआ है। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आए जिसके बाद हम डार्क मैटर के बारे में कुछ जान पाए और एक नए यूनिवर्स के बारे में जान सके जो हमारी कल्पना से भी परे हो। तो दोस्तों, आपका इस पे क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी हमारे चैनल पे कुछ 5000 सब्सक्राइबर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और हमारी यूट्यूब फैमिली को 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दें, जिसके बाद मैं अपने चैनल पर Q&A वीडियो रखने वाला हूँ। सो गाइस, मैं जल्दी मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।